सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का दौर चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में निकाय चुनाव होने हैं, 4 मई और 11 मई, और नतीजे 13 मई को आएंगे। और इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं नगर पालिका परिषद जलालाबाद में, और हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है निर्दलीय प्रत्याशी आसिफ पाठक जी। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं निकाय चुनाव के बारे में। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे पास। आसिफ जी, सबसे पहला सवाल हमारा यह है कि आप राजनीति में क्यों आए, जबकि आप समाज सेवी थे? देखिए, राजनीति में आने का सबसे बड़ा जो मकसद था ये कि समाज सेवा के साथ साथ जो हम भगवान परशुराम की जन्मस्थली को रामायण सर्किट में शामिल कराने का आंदोलन वर्षों से चला रहे हैं। 18 वर्ष हो गए पर्यटन स्थल घोषित हुआ, लेकिन पर्यटन स्थल घोषित होने के बाद आज 24 अप्रैल 2022 की घोषणा हुई और आज 26 अप्रैल हो गई, आज तक एक ईंट नहीं लगी। दूसरा ये कि एक षड्यंत्र चल रहा है कि भगवान परशुराम की जन्मस्थली को परशुरामपुरी जलालाबाद से हटाकर मध्य प्रदेश में जाना पाए स्थान है भगवान परशुराम जी का, वो भी हमारा परशुराम जी का स्थान है तो पूजनीय है। लेकिन एक साजिश के तहत प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ से जन्मस्थली का हटा के वहाँ कर दिया जाए, यानी जन्मस्थली पर डिस्प्यूट क्रिएट कर दिया जाए, जिससे कि जो भगवान परशुरामपुरी जलालाबाद को ये विकास का अयोध्या और काशी मथुरा जैसा विकास मिलने वाला है, उस विकास से वंचित कर दिया जाए और हमारी आस्था पर चोट पहुंचा दी जाए। जो हमारी पूर्वजों से लेकर जो हजारों साल से जो हमारी आस्था का केंद्र है भगवान परशुराम की जन्मस्थली, उसको यहाँ से हटाकर कहीं और बता दिया जाए। तो इसलिए जरूरी थी कि एक जनप्रतिनिधि नगर पालिका में ऐसा चाहिए जो अपनी बात को जोरदार से रख सके कि भगवान परशुराम की जन्मस्थली भगवान जलालाबाद परशुरामपुरी में ही है, और इसके लिए रामायण सर्किट में शामिल कराना, उसका विकास होना, और उस विकास के लिए जो खाका तैयार हो जिससे कि अंतिम व्यक्ति तक वो विकास पहुंच सके, उसके लिए एक जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो इस विषय को जानकार हो, इस विषय को पूरी ईमानदारी से कर सके। आज जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं उन प्रत्याशी कोई पैसा देकर टिकट लेके आया है, कोई अपना वजूद बचाने के लिए लड़ रहा है, कोई इस बात पे लड़ रहा है कि साहब मेरी जाति के साथ न्याय हुआ है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरा टिकट कट गया मैं फिर भी चुनाव लड़ूंगा। लेकिन मेरा जो मिशन है वो मिशन है भगवान परशुराम बाबा की जन्मभूमि की, वो रामायण सर्किट में शामिल हो, उसकी विश्वव्यापी मान्यता हो। यहाँ के चाहे कोई जाति का व्यक्ति हो, चाहे कोई धर्म का व्यक्ति हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, अगला हो, पिछड़ा हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, ठाकुर हो, कोई भी हो, सबके लिए एक बड़ा यहाँ पर जो है विकास मिले, बच्चों को शिक्षा मिले, निःशुल्क चिकित्सा मिले, बड़े बड़े हॉस्पिटल बने, यहाँ पर रेलवे लाइन आए, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र बने, जैसे अयोध्या और काशी का कॉरिडोर बना है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पर आए, रोजगार के लिए बच्चों को बाहर न जाना पड़े, उनको रोजगार यहीं पर मिले। इस विषय को लेकर मेरे लिए विषय बहुत बड़ा है। मेरे लिए चुनाव बहुत छोटी चीज है, मेरे लिए भगवान परशुराम की जन्मभूमि रामायण सर्किट में शामिल हो, इसके लिए मैं लगातार 18 वर्षों से लगा हुआ हूँ। मेरे लिए भगवान परशुराम की जन्मभूमि परशुरामपुरी के लोग महत्वपूर्ण। एक बात और पूछना चाहेंगे, रामायण सर्किट में शामिल होने से क्या फायदे होंगे? देखिए, भारत के 15 स्थान जो भगवान राम से जुड़े हुए हैं, उन स्थानों को रामायण सर्किट में केंद्र सरकार ने सम्मिलित किया है। अयोध्या से लेकर काशी, चित्रकूट, कर्नाटक में हम्पी, रामेश्वरम तमिलनाडु में, और उसके साथ साथ अभी मथुरा को भी उन्होंने इसमें सम्मिलित कर लिया है। ऐसे करके 16 स्थान जो भगवान राम जहाँ पर गए या भगवान राम से जुड़े पात्र जहाँ पर शामिल किया। जबकि भगवान परशुराम की जन्मस्थली को 1 साल हुए पर्यटन स्थल घोषित कर दिया केंद्र सरकार ने, तो क्यों नहीं रामायण सर्किट में इसको घोषित किया गया? जबकि भगवान परशुराम रामायण के सबसे बड़े पात्र हैं, उनके बिना रामायण अधूरी है, तो इसको रामायण सर्किट में क्यों नहीं शामिल किया गया? और रामायण सर्किट में शामिल होने से होगा क्या? क्या आपने देखा होगा कैसे काशी विश्वनाथ का विकास हुआ, अयोध्या का विकास हो रहा है, मथुरा का विकास हो रहा है, उज्जैन महाकाल का विकास हो, महाकाल की नगरी उज्जैन का विकास हो रहा है। यानी ऐसा विकास जहाँ परशुरामपुरी, जहाँ जलालाबाद है, यहाँ पर सबसे पिछड़ी तहसील है, यहाँ पर ना तो रेलवे लाइन है, ना पर यहाँ पर बस अड्डा चाहिए, बस अड्डा भी बहुत बढ़िया नहीं है, यहाँ पर बसों की सुविधाएं भी अच्छी नहीं है, यहाँ पर आपके रोड की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत पिछड़ा हुआ है, लोगों की शिक्षा के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं है, चिकित्सा के लिए अगर तो यहाँ पर बीमार हो जाए तो सीधे या तो शाहपुर ले जाना पड़ता है या बरेली ले जाना पड़ता है। रामायण सर्किट में शामिल होने से युवाओं को जो रोजगार मिलेगा, जैसे बाहर से आज हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, कोई हरियाणा जाता है, कोई नोएडा जाता है, कोई गाजियाबाद नौकरी करने जाता है, कोई दिल्ली जाता है, कोई गुजरात जाता है, कोई राजस्थान जाता है, और वहां जाकर वो 10,000 की 15,000 की नौकरी के लिए, मजदूरी के लिए 10 बाई 10 के कमरे में रहते हैं, 8-8 10 बच्चे। उन बच्चों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, एक फूल की दुकान लेके भी बैठ जाएंगे, प्रसाद की दुकान लेके बैठ जाएंगे, कोई भी दुकान नहीं, जो है विश्व पटल पे नाम बिल्कुल आने वाला है, रामायण सर्किट में शामिल हो जाता है। केवल शाहजहांपुर जिला नहीं, पूरा बरेली मंडल विश्व पटल पे आ जाएगा अगर भगवान परशुराम की जन्मस्थली रामायण सर्किट में शामिल होती है, और इसका लाभ पूरे जनपद के लोगों को मिलेगा। कि ये परशुराम जन्मस्थली इससे हमेशा विवाद रहा, अभी यही परंपरा में तो यहाँ पे कुछ मानने को तैयार ही नहीं थे कि परशुराम की जन्मस्थली या जलालाबाद में है, ये मानने तैयार नहीं थे। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये विचार आपको कब से आया कि जन्मस्थली को आपने करवाया, कितना संघर्ष किया आपने? मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था,
मेरा घर भगवान परशुराम मंदिर के घर से लगा हुआ है, एक ही दीवार लगा हुआ है। और मैं जब भी यहाँ पर आता था तो भगवान परशुराम जी के दर्शन करने जरूर जाता था। बचपन से मुझे सिखाया गया कि परशुराम भगवान आपके बाबा हैं, आपके पूर्वज हैं। हम सब उनको अपना पूर्वज मानते हैं, वंशज मानते हैं उनका। और ये आस्था इतनी प्रगाढ़ थी कि हम लोग बिना बाबा के आशीर्वाद से कोई भी काम नहीं करते। चाहे हमारे यहाँ कोई भी फंक्शन हो, कोई भी शादी हो, विवाह का मुहूर्त हो, बच्चे का मुंडन हो, कोई तो बिना भगवान परशुराम की आज्ञा के हम लोग नहीं करते। आज भी हमारा कोई छोटा से छोटा काम हो, शुभ कार्य, हम भगवान परशुराम जी के आज्ञा लेके करते हैं। एक आस्था प्रबल थी। धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया और पढ़ने के साथ साथ एक शोध ग्रंथ छपा जिसमें ये कहा गया कि भगवान परशुराम की जन्मस्थली के जो सबसे ज्यादा साक्ष्य है, D.R. शर्मा जी है मेरठ के विद्वान, उन्होंने इसको छापा। तो उसको पढ़ा तो उसमें बताया गया कि ये भगवान परशुराम की जन्मस्थली परशुरामपुरी में सबसे ज्यादा साक्ष्य है। और वो साक्ष्य थे कि राजा गादी का क्षेत्र, राजा गादी के जमाई ऋषिक ऋषि और उनके जमदग्नि ऋषि, फिर उनके पुत्र परशुराम। तो राजा गादी का क्षेत्र कन्नौज से रामनगर तक है। तो ये क्षेत्र और कहीं है ही नहीं पूरे भारत में, तो इसलिए असंभव है कि उनकी जन्मस्थली कहीं और हो सके। दूसरा, भगवान परशुराम रामगंगा को लेकर आए थे। हम जब रेणुका माता दर्द हो गई, उनको चलने में तकलीफ होती थी, गंगा नहाने में थोड़ा दूर थी, तो गंगा नहाने में जाने में, तो वो रामगंगा को आश्रम तक ले आए। तो रामगंगा पूरे भारत में कहीं नहीं थी। दो सबसे बड़े कमाल। दूसरा ये कि जब मंदिर आते आते मैंने देखा कि एक बार कुछ नेता लोग आए, कुछ वहाँ पे कार्यक्रम हुआ कि इम्पोर्टेंट घोषित कराएंगे और इस तरीके की बातें चल रही थी। और वो नेता आके कहेगा मैं इतने लाख रुपए दूंगा, उतने लाख रुपए दूंगा। बाद में कुछ हुआ नहीं। तो मैं एक बार मंदिर के महंत जी को मैं बहुत मानता हूँ, अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। तो मैं उनके पास बैठा था, तो बोले कि हमने कहा क्या वो बाबा कैसे अंदर कैसे लेके, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे नेता आते हैं और ऐसे सब बातें कर जाते हैं। तो मैंने कहा कि आप अगर जन्मस्थली घोषित करवाना चाहते हैं, जन जन तक ये आवाज उठाना चाहते हैं, तो आप उतरिए यहाँ से, भगवान परशुराम का काम है, आप घर घर जाइए, भक्तों को जागृत करिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कैसे करना चाहिए? तो हमने कहा ऐसे आप दिन निश्चित कर लिए। तो वो जाना शुरू कर दिए। तो जाते जाते हम कभी कभार आते थे, जब भी आते थे दर्शन करने जाते थे, तो वो जाना शुरू कर दिए। जाने जाते जब यात्रा निकलनी शुरू हुई तो एक दिन अखबार में निकला कि परशुराम जन्मस्थली का आंदोलन थे, और उसमें जो नाम थे वो ऐसे लोगों के थे जो उस आंदोलन से जुड़े नहीं। तो उन्होंने फोन किया कि देखो हम लोग यात्रा निकाल रहे हैं और हमारे संग बहुत ज्यादा लोग तो नहीं, 10-20 लोग जाते हैं, और ऐसे करके न्यूज निकली। तो हमने कोई बात नहीं बाबा, हम आएंगे तो बात करेंगे। तो हम वहाँ पर बाबा के पास जब आए, 15 दिन बाद देखा तो न्यूज, तो थोड़ा सा लानी हुई कि कैसे लोग हैं जो बाबा के नाम पर भी राजनीति कर रहे हैं। तो हमने बाबा से कहा कि अब हम आपके साथ मंगल आएंगे। तो हम छुट्टी लेकर सोमवार को आ जाते थे, मंगल को सुबह लखनऊ से आते थे और सोमवार को आ जाते थे। शाम को मंगल को हम लोग यात्रा निकाले, एक घर कुंडी कटाई, जागृत किया। एक फिर उसके बाद एक बड़ी यात्रा लेकर जलालाबाद से हम शाहजहांपुर के लिए गए। पूरा जाम कर दिया था भक्तों ने और कलेक्ट्रेट जाम कर दिया था, कलेक्ट्रेट में पड़ा। तो लगातार संघर्ष रहा, पीएमओ को लिखता रहा। उसके बाद कई आंदोलन यहाँ पर भी किए, यात्राएं निकाली, लोगों को जागृति करता रहा। कई प्रदेशों में भी गया और जनपदों में भी गया, पीएमओ से लगातार पत्र आते रहा। और जब पीएमओ ने ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यहाँ भेजा, वो भी सर्वे हम ही ने हर जगह कराया, उरिया का कराया, कटना बहादुरपुर वहाँ का कराया, परशुराम जन्मस्थली कराया, रेणुका माता मंदिर जहाँ पर भगवान परशुराम का जन्म हुआ वहाँ का सर्वे कराया। तो उस सब सर्वे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी माना कि सबसे ज्यादा प्रमाण यही है। तो एक लंबी संघर्ष यात्रा है। उस संघर्ष यात्रा में मैंने राजनीति भी झेली, मैंने विरोध भी झेला, मैंने षड्यंत्र भी झेले। और इन षड्यंत्रों को झेलने के बाद अभी जब हमने 22 तारीख को एक बड़ी यात्रा का घोषणा की, तो राजनीति सर उसका भी कुछ ना कुछ पीछे से विरोध होने लगा। एक 19 यात्रा भी निकलवाई गई। तब मैंने ठाना कि राजनीति में आना और जरूरी है, क्योंकि अगर हम कोई जनप्रतिनिधि इसका ऐसा ना बना जो इस मुद्दे को सही दिशा दे पाए, तो ये जितने भी जनप्रतिनिधि आज खड़े हैं, ये सब अपने स्वार्थ के लिए, कोई टिकट खरीद के लाया है, कोई जो है अपना वर्चस्व बचा रहा है, तो इतनी जातिवादी ये हमें टिकट नहीं मिला तो उसको बचा रहा है। तो ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा जनमानस का मुद्दा है, जनमानस की आस्था का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। और ऐसा विकास का मुद्दा कि परशुराम जन्मस्थली का जलालाबाद का काया पलट हो जाएगी, जमीन आसमान का अंदर आ जाएगा। हाँ, उससे तो फायदा मिलेगा। इसलिए ये मेरी एक यात्रा है। संघर्ष में बहुत से बच्चों ने हमारा साथ दिया। आलोक है, आनंद है, अभिषेक है, अक्षय है, ऐसे सैकड़ों बच्चों ने हमारा साथ दिया। आज भी वो बेचारे लगे हुए हैं, जब वो बच्चों ने उस समय साथ दिया जब उनकी मूछें भी नहीं निकली थी। और ये बिल्कुल आस्था, मेरे लिए भगवान परशुराम राजनीति का विषय नहीं, मेरे लिए भगवान परशुराम मेरी आस्था का विषय है। और राजनीति भी सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उनको विश्वव्यापी, हम उनकी जन्मभूमि को विश्वव्यापी बना सके, एक वो वैभव प्रदान कर सके जो अयोध्या, मथुरा और काशी को। और इसमें मैं जानता हूँ कि जनता भी इस भावना के साथ मेरे साथ जुड़ी हुई है। और जनता बिल्कुल निश्चित एक मत होगा, चाहे वो किसी जाति के लोग हों, किसी भी धर्म, क्योंकि हर वर्ग के लोगों को फायदा होने वाला है। और मेरे साथ जुड़कर हमें जरूर आशीर्वाद देगी, विजय बनाई। अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहला काम जलालाबाद के लिए क्या रहेगा? सबसे पहला काम ये रहेगा कि परशुरामपुरी में चिकित्सा की बहुत बड़ी दिक्कत है। आज कोई बीमार हो जाए, गरीब आदमी खास तौर से, तो वो सरकारी हॉस्पिटल में जाए तो उसको सही से इलाज नहीं मिलता।
प्राइवेट में जाए तो उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपना इलाज करा सके। और कई बार देखा गया है कि इलाज के ना हो पाने की वजह से उसको अपने लोगों की हानि भी उठानी पड़ती है। तो हम प्रत्येक वार्ड में एक मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, जैसे आपने देखा होगा दिल्ली सरकार ने खोले। उस मोहल्ला क्लिनिक को खोलकर वहां पर कम से कम आम लोगों को प्राथमिक चिकित्सा मिल सके, खासतौर से गरीब लोगों को, और वो भी निःशुल्क, कि जिससे उनको कोई शहरों के लिए ना दौड़ना पड़े या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर उनको जो है लूटना उनकी हो, तो वहाँ प्राथमिक चिकित्सा होगी और सारी जांचें मुफ्त होगी, इलाज भी मुफ्त होगा, सारी जांचें भी मुफ्त होगी। तो ये पहला हमारा वो है वचन है, ये मेरा वादा नहीं है, वचन है कि मोहल्ला क्लिनिक खोलें। दूसरा शिक्षा के लिए, शिक्षा की व्यवस्था में आज जलालाबाद बहुत पिछड़ा हुआ है। सरकारी स्कूलों में तो कोई ऐसा है नहीं कि कोई बच्चा पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बन जाए। तो शिक्षा में हम लोग प्राथमिक तौर पर सबसे पहले 8वीं तक की शिक्षा खासतौर से गरीबों के लिए मुफ्त करेंगे, और उस 8वीं शिक्षा को हम उस लेवल पे ले जाएंगे जिस लेवल पर बड़े बड़े स्कूलों की शिक्षा होती है। ऐसा नहीं कि केवल एक स्कूल खोल दिया, उन बच्चों को जो कॉन्वेंट एजुकेशन दिया, हालांकि हम देंगे अपनी भारतीय पद्धति, लेकिन कॉन्वेंट एजुकेशन एक मानक माना जाता है कि बहुत अच्छी शिक्षा, तो हम उस तरीके की शिक्षा देंगे जिससे बच्चे की नींव मजबूत हो। और उसके बाद जो बच्चा पढ़ने में तेज होगा, अगर वो हाई स्कूल, इंटर या उसके बाद वो कोई कोचिंग करना चाहेगा, तो वो भी नगर पालिका के और आम लोगों के जन सहयोग से ये करेंगे कि हमारे नगर पालिका परिषद के क्षेत्र में रहने वाला बच्चा वो पढ़ाई से वंचित ना रहे। तो चिकित्सा और शिक्षा, इन दो से वंचित ना रह पाए। और तीसरी बात, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार से लोग परेशान। नगर पालिका में आप जाइए, कोई भी प्रमाण पत्र बनना हो बिना पैसे का काम नहीं होगा। तो ये वचन मैं ये भी देना चाहता हूँ कि आपसे 1 रुपए कोई रिश्वत नहीं ले सकता, इस बात पे मैं वचन देता हूँ। और इसके लिए हम नगर पालिका के अतिरिक्त 5 वार्डों को मिलाकर एक मिनी कार्यालय बनाएंगे। वो 5 वार्डों की समस्याएं उस कार्यालय से ही सुलझ जाएंगी। और हम एक प्रयास और कर रहे हैं कि लोगों को नगर पालिका कार्यालय तक ना आना पड़े, कार्यालय नगर लोगों तक जाए। आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, आपको निवास प्रमाण पत्र बनाना है, उसके लिए आपको केवल अप्लाई करना है। नगर पालिका के कर्मचारी खुद आपके घर पर आकर आपको सर्वे करेंगे और वो प्रमाण पत्र आप तक पहुंचाएंगे। तो इसमें और भी जितने भी नगर पालिका संबंधित जितने काम हैं। और दूसरा एक कि जो आम गरीब लोगों के, जैसे आपके रिक्शा चालक हैं, यहाँ पर पटरी वाले लोग हैं, जो किनारे किनारे ठेला खोमचा लगाते हैं, उनको बड़ा परेशानी, कभी पुलिस वाले उनको परेशान करते हैं, कभी नगर पालिका के टैक्स वाले उनको परेशान करते हैं, कभी कुछ ठेकेदार लोगों ने परेशान करते हैं। तो ये भी वचन है कि जो गरीब लोगों का उनको टैक्स नहीं लिया जाएगा, उनके बैठने का स्थान भी नगर पालिका की तरफ से कोशिश की जाएगी, जैसे गन्ना पटिया में और 1 3 छत लगा के बनाएंगे, सुनिश्चित कर दिया जाएगा और गरीबों को निःशुल्क आवंटित किया जाएगा, उसके लिए कोई उनसे फीस नहीं दी जाएगी। अच्छा, एक सवाल और आपसे है कि काफी चर्चाधीश मामला है, ऐसे में आप टक्कर किससे मानते हैं? देखिए, मेरी टक्कर किसी से नहीं है, क्योंकि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, मैं आंदोलन लड़ रहा हूँ। और आंदोलन ये जनमानस की आवाज है में शामिल की जाए। तो बाकी जितने प्रत्याशी हैं वो आपस में अपने वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं कि किसी तरीके से उनका वर्चस्व बचा रहे। कोई पार्टी से टिकट लेके आया है और टिकट कैसे लिए जाते हैं आप सबको पता है। बाकी सब अपनी 20 साल की विरासत को वर्चस्व के लिए लड़ रहा है। कोई अपने जाति का भी मैंने बताया, कोई अपने इस भाव से लड़ रहा है कि मेरा टिकट कट गया है, तो इमोशनल करके सबको सोच रहा है कि वोट मिल जाएंगे। लेकिन मेरा उनसे कोई कंपटीशन नहीं है। वो दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर, 5वें नंबर की लड़ाई लड़े। हम तो जनता के प्रत्याशी हैं और जनता के लिए लड़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है और जनता आपके साथ है। ये परशुराम बाबा मेरे साथ है, जनता मेरे साथ है और निश्चित विजय होगी और मेरा कोई किसी से कोई टक्कर नहीं। तो ये थे हमारे साथ आसिफ पाठक जी, और हम फिर मिलेंगे, तब तक हमें दें इजाजत।